सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं उस शहर की खबर से जो कि कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ऊपर चल रहा है। 1000 से ज्यादा मौतें मुंबई शहर में हो चुकी हैं और मरीजों को आईसीयू बेड नहीं मिल पाना भी मौतों का एक बड़ा कारण है। किस तरह से पूरे शहर में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं, इसकी पड़ताल करती है विशेष रिपोर्ट। देखिए 1916 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए मुंबई वासियों को अस्पतालों में बेड दिए जाने के वादे का खूब प्रचार हुआ। शहर में जगह जगह ऐसे विज्ञापन भी छपे दिखे, लेकिन मुंबई में संक्रमण के करीब 32,000 मामले और 1000 पार मौतों के सामने 1916 हेल्पलाइन सेवा किसी काम की नजर नहीं आती। ये हेल्पलाइन खुद बता रही है कि मुंबई के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड्स भर चुके हैं और वेटिंग लंबी है। 1916 पर एनडीटीवी संवाददाता के कॉल का ये जवाब सुनिए। बॉम्बे हॉस्पिटल, कोविड पेशेंट के लिए आईसीयू बेड चाहिए हमें, तो क्या अवेलेबल है? नहीं एट प्रेजेंट तो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता? नहीं एट प्रेजेंट तो नहीं है। आप नाम नंबर लिखवा सकते हैं तो लिखवा दीजिए। तो क्या वेटिंग क्या, मतलब कब आएगा नंबर? आज कल? आज का तो डिफिकल्ट लग रहा है बहुत। अच्छा, तो मुझे अगर ये आईसीयू बेड को लेके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो क्या फैसिलिटी है, क्या आईसीयू बेड अवेलेबल है? मैडम जी बेड तो अवेलेबल नहीं, बट जब अवेलेबल हो जाएगा तो आपको फोन आ जाएगा। मुंबई के अस्पतालों में मरीजों की मौत का बड़ा कारण उन्हें आईसीयू में बेड न मिल पाना भी है। कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में करीब 535 आईसीयू बेड्स हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुल मरीजों में से करीब 5% मरीजों को क्रिटिकल केयर यानी कि आईसीयू जैसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। शहर में एक्टिव मरीजों के आंकड़े के हिसाब से यहां करीब 1200 आईसीयू बेड की दरकार है। ऐसे में हेल्पलाइन से आगे निकल हमने एक बड़े अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स की पड़ताल की। लीलावती जैसे बड़े अस्पताल ने जवाब दिया, इन हाउस मरीजों के लिए भी अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। लीलावती, यस सर मुझे कोविड पेशेंट के लिए आईसीयू बेड की रिक्वायरमेंट थी, तो इंक्वायरी करनी थी। क्या अवेलेबल है और क्या चार्जेस है? नहीं यहाँ कोविड आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। कम्प्लीटली फुल है। पूरा फुल है? कम्प्लीटली फुल है। इवन इन हाउस जो पेशेंट है उनके लिए भी हमारे पास वैकेंट नहीं है हो रहा है। दक्षिण मुंबई के जसलोक, सैफी और ब्रीच कैंडी जैसे बड़े अस्पतालों का हाल भी सुनिए। जसलोक में तो आईसीयू के लिए बेड नहीं है। नहीं है तो कोविड पेशेंट क्रिटिकल हैं, उनके लिए जरा आईसीयू बेड की जरूरत है, तो ये जानना था क्या अवेलेबल है, वहाँ पे ला सकते हैं? आईसीयू अवेलेबल नहीं है। नहीं है। थैंक यू फॉर कॉलिंग सैफी हॉस्पिटल। कोविड पेशेंट के लिए मुझे इंक्वायरी करनी थी, आईसीयू में बेड चाहिए। क्रिटिकल में बेड अवेलेबल है नहीं, आप पेशेंट का नाम लिखवा सकते हो वेटिंग में। विले पार्ले स्थित नानावटी जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बड़े 8 अस्पतालों का भी यही हाल है। हेलो रेड एमरजेंसी। हाँ नमस्कार, कोविड पेशेंट हैं, थोड़ा क्रिटिकल हैं, तो आईसीयू में क्या मिल सकती है उसकी जांच करने? नहीं यहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑफ पहले चिदानंद हॉस्पिटल। कोविड पेशेंट हैं, क्रिटिकल हैं, उनके लिए आईसीयू बेड की एक इंक्वायरी करनी है कि क्या अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है सर अभी। नहीं है। नहीं। मुंबई में वेंटिलेटर्स की भी बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पतालों में 250 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को हाल ही में 200 वेंटिलेटर्स बेड तैयार करने के लिए कहा गया था। इस बीच जिन क्रिटिकल पेशेंट्स के पास आईसीयू या वेंटिलेटर्स की सुविधा नहीं है उनके लिए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए हैं। इसी के साथ ही सरकार ने एमएमआरडीए ग्राउंड, नेस्को और एनएससीआई वर्ली जैसे कोविड सेंटरों में आईसीयू फैसिलिटी तैयार की है, लेकिन जिस संख्या में मरीज यहाँ पर शहर में बढ़ रहे हैं उनके सामने ये तैयारी भी बहुत छोटी है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित, पूर्वा और पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई शहर में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अस्पतालों से हैरान करने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सरकारी अस्पताल केईएम से कुछ और नई तस्वीरें भी आई हैं जिसमें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से क्लिनिकल लैब के बाहर कॉरिडोर में डेड बॉडीज स्ट्रेचर पर रखी हुई हैं। सभी की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर मॉर्चरी है, लेकिन वहां जगह नहीं बची है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर के क्लिनिकल लैब के कॉरिडोर में शव रखे गए हैं। इसी अस्पताल के एक कर्मचारी की मौत के मामले ने आज तूल पकड़ा और तमाम स्टाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि कर्मचारी ने खराब तबीयत के चलते छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। अस्पताल के डीन के मुताबिक अब ये विरोध खत्म हो गया है और मामला सुलझा लिया गया है। और अब खबर भोपाल से, जहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में 1 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की पीपीई किट पहनने की वजह से तबीयत बिगड़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। भाई ले लो।
ये कर्मचारी भोपाल में हमीदिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत हैं। सबसे पहले पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रही सफाई कर्मचारियों ने घबराहट की शिकायत की। इसके बाद वार्ड में मौजूद दूसरे स्टाफ को भी ऐसा लगा। फिर एक के बाद एक करीब आधा दर्जन कर्मचारी ऐसे चक्कर खाकर गिर पड़े। अचानक स्टाफ के लोगों के इतनी बड़ी संख्या में बेहोश होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत सीनियर डॉक्टरों को बुलाया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बार सप्लाई की गई पीपीई किट में चढ़ाई गई पन्नी की वजह से स्टाफ की तबीयत खराब हुई। इस तरह का मामला आज भोपाल में हमीदिया अस्पताल में आया, जिसमें पीपीई किट के स्थान पर प्लास्टिक की पन्नी की एक किट दे दी गई, जिससे उन कर्मियों के अंदर बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन बढ़ा और कई कर्मचारी बेहोश हो गए। उनकी खुद की जान की नौबत आ गई। इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में कल जो विषय कर्मचारियों और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लेकर पीपीई किट की जो समस्या सामने आई, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश की है उसको उसमें संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर उस पे जो भी लापरवाह अधिकारी हैं, दोषी व्यक्ति हैं, उनको दंडित भी किया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी चिंता सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। वैसे सरकारी किताबों में 74,380 पीपीई किट हैं, 1,63,500 आने वाले हैं। उसके बीच कुछ दिनों पहले अशोकनगर से ये तस्वीरें आई थी, जहां डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित से प्लास्टिक की शीट पहनकर मिलने जाना पड़ा था। बातचीत के दौरान पन्नी फट गई तो डॉक्टर साहब को दौड़ लगानी पड़ी थी। जो स्वास्थ्यकर्मी बीमार पड़े वो थोड़ी देर बाद काम पर लौट आए। सरकार कह रही है कि वो रोज 12,000 पीपीई किट मध्य प्रदेश में ही बना रही है, जबकि जरूरत 10,000 पीपीई किट की है। लेकिन अगर क्वालिटी ऐसी है तो फिर क्या कहा जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की दलील देकर गाजियाबाद प्रशासन ने एक बार फिर से तुगलकी फरमान जारी कर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करवा दिया है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आ रहा है और दिल्ली गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ये नजारा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का है। सोमवार रात से अचानक गाजियाबाद प्रशासन ने बॉर्डर सील कर दिया। नतीजा ये कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। एम्बुलेंस से लेकर पुलिस वाहन तक घंटों फंसे रहे। जरूरी सेवा का हिस्सा होने के कारण मिली छूट जाम में काम नहीं आई। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से सर। अच्छा, ट्रैफिक जाम में फंसे हो काफी देर से? जी काफी देर हो गई जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली नोएडा जा रहा हूँ सर काम के लिए। अच्छा जी। तो पास है आपके पास? जी पास है। पास सर पास तो नहीं, पहली बार जा रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। तो आपको मालूम था नहीं कि आज ये जो बॉर्डर है सील कर रखा है इन्होंने? नहीं सर, मुझे तो जानकारी है नहीं सर। ये दूसरा मौका है जब गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया है। गाजियाबाद प्रशासन का मानना है कि कोरोना का संक्रमण दिल्ली आने जाने वाले लोग फैला रहे हैं, इसलिए इनकी आवाजाही पर ही पाबंदी लगा दी गई। गाजियाबाद में अभी तक कोरोना के 230 से ज्यादा केस हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। 4-5 नए केस आने के बाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया। जरूरी वाहनों के अलावा इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों को आने जाने की छूट है, लेकिन जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं उनके ऑफिस द्वारा जारी पास जरूरी है। बाकी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मुसीबत ऐसे लोगों की बढ़ गई है जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुले हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पहले से सील है। इसके बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील होने से एनसीआर में रहने वाले लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के 4 से 5 मामले बढ़ने के बाद अचानक से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर देना कहां तक सही है? हजारों की संख्या में लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना होगा। गाजियाबाद से कैमरामैन एन रवि के साथ
मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बाजी मारने वाले हिमांशु की कहानी। हमने खाती इतिहास और लिखवा देंगे। और बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। रोहतास जिले के हिमांशु राज 96.2% अंकों के साथ टॉपर रहे हैं। उनके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं और अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। पूरा गांव जुटा है। हिमांशु का परिवार इतना खुश है कि सब्जी बेचने वाले उसके पिता उसके लिए मिठाई लाए हैं। ये खुशी है उसके बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप करने की। रोहतास के नटवार में सरकारी स्कूल के छात्र हिमांशु राज 96.20% या 481 नंबर से बिहार में पहले नंबर पर रहे हैं। पर आया हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और इसमें मेरे जितने भी सहयोगी थे उनको भी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। खाली वक्त में हिमांशु पिता का हाथ बटाता रहा है, लेकिन उसके अध्यापक कहते हैं कि पढ़ाई में हिमांशु कभी कोई कोताही नहीं बरतता। जो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था और ये बचपन से ही पढ़ने में इतना तेज था कि सभी शिक्षकों का प्रिय था और यह हमेशा खुश रहता था। हिमांशु की ये पहली कामयाबी है और लगन दूर तक चलने की। इस बार परीक्षा में 14,94,071 छात्र शामिल हुए और 12,04,030 पास हुए। ऐसी मुश्किल होड़ में हिमांशु की कामयाबी ने उसके सपनों को नई उड़ान दी है। पटना से हबीब अली के साथ दिल्ली से मुन्ने भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन ने कई सेक्टरों की कमर तोड़ दी है। अर्थव्यवस्था ठप है। ऐसे में कंपनियों की कमाई गिरती जा रही है और लोगों की छटनी बढ़ती जा रही है। अब उबर कंपनी ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कोरोना वायरस संकट का साया ट्रांसपोर्ट सेक्टर, विशेषकर ऑनलाइन कैब सेवाओं पर गहराता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक उनका बिजनेस ठप रहा और कमाई चरमरा गई। ओला के बाद अब उबर कंपनी के एक अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा है कि उबर ने भारत में अपने 1/4 कर्मचारियों को कम करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत 600 नौकरियां जाएंगी। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पिछले सोमवार को उबर के ग्लोबल सीईओ ने कर्मचारियों को पत्र लिखा था। दुनिया भर में उबर ने 6700 नौकरियों की छटनी का फैसला किया है। इसी महीने पिछले हफ्ते ओला ने 1400 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया। ओला सीईओ के मुताबिक पिछले 2 महीनों में कंपनी की आमदनी 95% तक घट गई है। खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने भी 1100 कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया है, जबकि जोमैटो ने अपने 13% कर्मियों को घटाने का फैसला किया है। अर्थशास्त्री वेद जैन कहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए संकट बड़ा होता जा रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट 7% थी वो बढ़ के 27% हो गई है। अभी भी अब बड़ी बड़ी कंपनियां काफी लोगों को जॉब से निकाल रही हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। उबर में इनमें से एक ही है जिसकी वजह से ये चैलेंज आया है। अनएम्प्लॉयमेंट से एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। एक फैक्ट्री में जो लोग वर्कर काम करते हैं उनको अगर जॉब लॉस होता है तो जो वो वर्कर डिमांड क्रिएट करते हैं दूसरी फैक्ट्री की, वहां पे जॉब लॉस आता है। तो मेरा मानना है कि अगला वर्ष भारतवर्ष के लिए काफी मुश्किल होगा। अगर छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों में कर्मचारियों की छटनी को इस संकट से जोड़ दें तो इसका दायरा और बड़ा हो जाता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं दिल्ली और उसके आसपास, उनके सब के फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए और जो उसमें काम करने वाले हजारों सैकड़ों जो वर्कर थे उनको तनख्वाह ही नहीं दे पाए। फैक्ट्रियां चल नहीं रही, बिजली का बिल भरा नहीं जा रहा। तो ऐसे जो सैकड़ों वर्कर हैं वो मजबूरन हमें निकालने पड़े। देश में जैसे जैसे कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस संकट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही देश में आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर कोविड-19 मरीजों की संख्या को रोकने में कामयाबी नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में आर्थिक संकट का यह दायरा और बड़ा होता जाएगा।
दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।